हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है इसमें हम जो है जीन पियाजे की जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जीन पियाजे की थ्योरी को जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने सबसे पहले बात करें तो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मतलब कि जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है एक बच्चे से की वो कितनी है, तो उस पर विचार किया है, उसकी थ्योरी दी है जीन पियाजे ने। तो सबसे पहले हम बात करें तो जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं। तो जीन पियाजे जो वैज्ञानिक हैं वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, और पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता जाता है चीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि अगर कोई व्यक्ति को हम जो है ठंडे इलाके में भेज दें, जैसे कि जम्मू कश्मीर भेज दें हम, और फिर उसी के साथ में हम माउंट आबू भेज दें, तो जहाँ पर ठंडे इलाके हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति को भेजा हमने, तो वो व्यक्ति देखेगा कि वहाँ पर जो ठंडे इलाके में जो पहले से रह रहे हैं व्यक्ति, वो ज़्यादातर वो या तो मांस खाते हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो वहाँ के जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जैसे जैसे हमारी परिपक्वता बढ़ती जाती है। ठीक है, ये बात जीन पियाजे ने कही है। ठीक है, इसके अलावा जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा निष्क्रिय नहीं है, बच्चा चाहे कैसा भी काम कर रहा हो, छोटा मोटा तोड़ फोड़ का कर रहा हो, तो भी बच्चा जो है निष्क्रिय नहीं है, बल्कि बच्चा एक्टिव माना है इन्होंने बच्चे को। और बच्चे को इन्होंने एक नन्हा वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। इन्होंने बच्चे को ये नहीं कि बच्चा कोरा कागज है, ऐसा नहीं कहा कि बच्चे को इन्होंने जो है नन्हा साइंटिस्ट की उपमा दी है। ठीक है, पियाजे ने माना है कि बच्चों की जो थिंकिंग है, जो सोच है, बच्चों के जो विचार हैं वो एडल्ट वयस्क की थिंकिंग से प्रकार से अलग होती है। बच्चों की जो सोच है, विचार है, उनके जो सोचने का तरीका है वो वयस्क की जो सोच है उससे अलग है, लेकिन मात्रा में अलग नहीं है। छोटा बच्चा है तो उसका उतना परसेंटेज लेवल होता है, ठीक है, लेकिन अगर बड़े व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे तो उसका भी सोच का उतना ही परसेंट उपयोग होता है जितना कि छोटे बच्चे का। ठीक है, परसेंटेज जितने दिमाग का यूज़ होता है सोचने में। ठीक है, क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं होता दोनों की सोच में, चाहे छोटा बच्चा सोचे किसी समस्या के बारे में, चाहे बड़ा व्यक्ति सोचे। ठीक है, तो सोचने में किसी के भी प्रकार के क्वांटिटी में अंतर नहीं होता, सोच अलग अलग होती है। ठीक है, बच्चे जो हैं वातावरण से अंतःक्रिया करके प्रगति करते हैं। मतलब बच्चा ही जो है समाज में रह करके प्रगति करते हैं। अब समाज में ही रहेगा बच्चा, जीन पियाजे ने कहा है, वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो इसी तरीके से जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है वातावरण से अंतःक्रिया, मतलब कि समाज में रहकर ही बच्चा जो है प्रगति करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आया है, परिपक्वता। देखिए परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरेशन, आनुवांशिक रूप से जैविक परिवर्तन आना, बायोलॉजिकल चेंज होना। मतलब कि जैसे कि छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, उसको किशोरावस्था में प्रवेश हुआ, उसमें चेंज आने लगे। आवाज़ का, जैसे कि लड़का है तो आवाज़ का भारी होना, वहीं लड़की है तो आवाज़ का पतली होना। लड़का है तो हड्डियों का मजबूत होना, लड़कियों की हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं, लचीली होती हैं। लड़कों की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है जबकि लड़कियों की मांसपेशियाँ थोड़ी कोमल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है परिपक्वता में जैविक परिवर्तन होना, आनुवंशिक रूप से, जैसे लड़का है तो लड़की की तरह परिवर्तन, जनन अंगों का विकसित होना, जनन अंग, इसी तरीके से जो है बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता विकसित होना। तो ये जो है बायोलॉजिकल चेंजेज हैं। ठीक है, ये परिपक्वता कहलाता है, ये बायोलॉजिकल चेंजेज आना ही परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, ये आनुवांशिकी से, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, बड़े होने पर परिपक्वता आती रहती। परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया कैसे है, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों आता है। मतलब कि चाहे जो वृद्धि होती है वो तो लंबाई बढ़ना
या फिर वजन बढ़ना होता है। लेकिन विकास के अंदर जो शरीर का कोई सा भी पार्ट हो, वो सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती है। तो परिपक्वता भी, शरीर में जो एक चेंजेज हो रहा है वो क्या है, एक विकास है, चाहे कैसा भी चेंजेज हो। लेकिन सडनली अगर शरीर में कोई चेंज हो रहा है, सडनली अचानक कोई चेंजेज आता, तो वो विकास नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे कि एकदम आपको कोई बुखार आना, तो ये चेंजेस नहीं मान लीजिए। ठीक है, बल्कि जो धीरे धीरे जो परिवर्तन आते हैं आपके शरीर में, वो है विकास। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, संज्ञानात्मक प्रक्रिया दी थी, उसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहली बात जो इन्होंने दी थी, पहली जो शब्दावली वो दी थी इन्होंने, एडेप्टेशन, अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या कहता है? देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। अब वातावरण के अनुसार हम अपने आप को ढाल लें तो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन की भी दो प्रक्रियाएं होती हैं। वातावरण के अनुसार हम ढालेंगे, अनुकूल करना। कोई भी समस्या आई, सर्दी आ रही है, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। कैसे कि हम गर्म कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, पंखों को बंद कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, ऊनी कपड़े, तो क्या हो गया? हम वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। इसी तरीके से जैसे हमारी सीटेट की एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है, तो हम अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलन कर ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अब अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो एसिमिलेशन होती है और दूसरी होती है अकोमोडेशन। देखिए, अब एसिमिलेशन होता क्या है? देखिए, अब तक जो आपने सीटेट का एग्जाम से रिलेटेड जो भी ज्ञान ग्रहण किया, तो आप क्या करेंगे? इस ज्ञान को, अब नया ज्ञान अब आप आगे ग्रहण करते जा रहे हैं, अभी जब तक सीटेट की एग्ज़ाम नहीं हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? पुराने ज्ञान को, पुराना जो अनुभव है उसको आप ग्रहण कर लिया है, उसको आप नए ज्ञान के साथ क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और जब पुराने ज्ञान को हम नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, तो वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, आत्मसात्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आपने साइकिल चलाना सीख लिया पहले, और अब आप बाइक चलाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइकिल चलाने का अनुभव आपका कहाँ काम आया? बाइक चलाने को सीखने में काम आया। तो यहाँ पे एक काम, जब पुराने ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को, पहले के सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपने ड्राइविंग सीख ली, आप कार चलाना जानते हैं, तो आप ट्रक ड्राइविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कार चलाने का ज्ञान आपको कहाँ काम आएगा? ट्रक चलाने में, सीखने में। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या कहलाता है? देखिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। अब मान लीजिए आपने सीटेट का ज्ञान ग्रहण किया, अब तक जो आपने सीटेट की तैयारी चल रही है आपकी, जितना आपने नॉलेज ग्रहण कर लिया, अब आपको और ज्ञान ग्रहण करना है। लेकिन मान लीजिए आपको किसी टीचर ने अच्छा पढ़ाया था, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में गलत बन गया। टीचर ने सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर पढ़ाए थे, लेकिन आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बन गया वो थोड़ा सा गलत बन गया। आपको वो गलत कॉन्सेप्ट याद है, जबकि टीचर ने जो सही कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो आप भूल गए। तो अब क्या करेंगे आप? अब आप दोबारा पढ़ेंगे, तब आप क्या करेंगे? उस पूर्व ज्ञान में संशोधन करेंगे। मतलब कि आपने जो सीटेट की अब तक नॉलेज ग्रहण कर ली, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट आपने गलत ग्रहण कर लिया। तो जो गलत चीज़ ग्रहण हो गई है, गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना हुआ है, उसमें क्या करेंगे? आप मॉडिफाई करेंगे वातावरण के अनुसार, क्योंकि हमें सीटेट के एग्जाम में क्या देना है? सही कॉन्सेप्ट करना है, गलत नहीं करना है। तो क्वेश्चन को सही करने के लिए हमने क्या किया? वो गलत कॉन्सेप्ट जो है उसमें मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके हमने उसे क्या कर लिया? सही कर लिया। अब हमने सही नॉलेज, सही कॉन्सेप्ट ग्रहण कर लिया। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, पहले का ज्ञान जो था उसमें थोड़ी गलती रह गई थी, या फिर जो हमने जो गलत सीख लिया था, तो उसको हमने क्या कर लिया? सही कर लिया। तो पहले के ज्ञान में परिवर्तन करके जो तालमेल हमने बिठाया एग्जाम के लिए, जो तैयार हो रहे हैं हम, तो वो क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई अनुकूलन की दोनों प्रक्रियाएं। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है साम्य धारण या फिर जो है संतुलन। अब देखिए, साम्य धारण, संतुलन या इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होती है? कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच की प्रक्रिया को, मतलब दोनों को संतुलन बैठाना है। मतलब कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ भी जोड़ना है, लेकिन आप जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ोगे, तो पहले के ज्ञान में कोई कमी है तो उसको क्या करो? आप मॉडिफाई भी कर दो। तो जब आप पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते वक्त उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग बनता है, जो दो आप बैलेंस बना रहे हो, वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाता है, साम्य धारणा कहलाता है, संतुलन कहलाता है। ठीक है,
अगली जो शब्दावली है वो है स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होती है, हमारे दिमाग में जो स्टोर करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती है, स्कीमा में। तो मानव के दिमाग में जो चीज़ें से हमारे दिमाग में अब स्टोर हैं, मतलब आपने अब तक जो सीटेट की नॉलेज ग्रहण कर ली तो वो हमारे दिमाग में कहाँ हो गई, स्टोर हो गई। अब हम उनका प्रयोग क्या करेंगे, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता, हमने उस चीज़ का जो ग्रहण किया वो कॉन्सेप्ट बन गया हमारे दिमाग में, और हमने हमारे दिमाग में अलग अलग फाइलें बन गई। जैसे कि थोड़ी सी फाइलें, जैसे कि दिमाग में इस तरीके से फाइलें बन गई, एक यहाँ पे मैथ्स की फाइल बन गई, एक यहाँ पे साइंस की फाइल बन गई, एक यहाँ पे सीडीपी की फाइल बन गई, एक हिंदी की फाइल बन गई और एक इंग्लिश की। आपके दिमाग में हर एक सब्जेक्ट की एक फाइल बन गई है अलग अलग, तो हर एक चीज़ को अलग अलग स्टोर करता है। ये थोड़ी है कि मैथ वाला कॉन्सेप्ट ये वाला है, मैथ्स का, साइंस का ये है, सीडीपी का ये है, इंग्लिश का ये है और हिंदी का ये है। तो ये थोड़ी आपने मैथ का कॉन्सेप्ट ग्रहण किया और आपके माइंड ने उस मैथ के कॉन्सेप्ट को हिंदी में मिक्स कर दिया। जब ऐसा थोड़ी करेगा, वो आपकी जो फाइलें बनी हुई है दिमाग में, उन फाइलों में ही स्टोर करता है। आपने नया मैथ सीखा तो वो मैथ्स की जो फाइल बनी हुई है पहले से, उसी में ही आपके नई नॉलेज को स्टोर करता है। तो जो चीज़ें हमारे पहले से स्टोर होती हैं उसी का प्रयोग करके और नई चीज़ें स्टोर होंगी और एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक फाइल बन जाती है हमारे दिमाग में, ठीक है। उसी को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो मानव जो शिशु होता है, मानव जो बच्चा होता है, मानव कोई भी हो, उसमें जो है स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया कैसी होती है, जन्मजात होती है। मतलब कि दिमाग में कोई भी चीज़ हो उसको स्टोर करने की प्रवृत्ति कब से होती है, जन्मजात होती है, ठीक है। स्कीमा जो होती है सूचनाओं को संगठित और प्रतिपादित करता है। मतलब कि स्कीमा जो होती है, हम जो नई चीज़ ग्रहण करते हैं तो चीज़ों को एकत्रित भी करता है हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं वो उसी की फाइल में स्टोर कर रहा है। जैसे हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो ये सीडीपी की फाइल में ही स्टोर करेगा, ना कि साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की फाइल में स्टोर करेगा, ठीक है। क्योंकि माइंड को पता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसी फाइल में स्टोर करता है, ठीक है, और प्रतिपादित करता है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है एग्जाम के टाइम पे तो उसी फाइल में से उसको निकाल देता है जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, स्कीमा का काम होता है, ठीक है। अगली जो शब्दावली है वो है ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या होता है, देखिए पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। अब मान लीजिए आप पेपर कर रहे हैं, सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जिस दिन पेपर है तो पेपर के दिन आप क्या करेंगे, सारी स्कीमाओं का प्रयोग करेंगे। कैसे, क्योंकि आप पेपर के दिन इस मैथ को भी करोगे सॉल्व, साइंस को भी करोगे, सीडीपी को भी हल करोगे, इंग्लिश को भी और हिंदी को भी। तो अब क्वेश्चंस तो सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे, तो आप क्या करेंगे, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। मतलब कि मैथ्स का आएगा तब मैथ्स सॉल्व करेंगे, साइंस का क्वेश्चन आएगा तब साइंस का, सीडीपी का आएगा तब सीडीपी का, पेडागोजी का भी आएगा, तो आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्कीमा में से क्या होगा, पुनर्व्यवस्थित होगी एक तरीके से, मतलब कि सारी स्कीमाओं से यूज भी करेंगे आप, ठीक है। तो एक तरीके से पुनर्व्यवस्थित हो गई वो। तो उन स्कीमाओं को जोड़ोगे, आप आपस में क्या कर रहे हो, सारी स्कीमाओं को, सारी फाइल्स को यूज कर रहे हो, तो वो आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हैं, कनेक्टेड हो रही हैं। तो इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहा जाता है। क्योंकि आपने जो दिमाग में स्टोरेज था उसको कहाँ पर यूज कर दिया, सारे को एक पेपर में लगा दिया, हमारा सीटेट के एग्जाम में लग गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो संगठित हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है, पियाजे ने उसकी जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अवस्थाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो ये शब्दावली बताई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज देखिए जो कब से कब तक की होती है, तो ये होती है 0 से 2 वर्ष तक की। अब बात करें अब कि सेंसरी संवेदी पेशियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारी हो गई आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, स्किन। तो ये 5 जो होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के थ्रू क्या करता है बच्चा, जो छोटा होता है वो क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और बच्चा इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष के बीच का होता है, तो वो जो भी नॉलेज ग्रहण करता है वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही करता है। बच्चे का देखना कानों के वो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, जिह्वा से वो स्वाद लेता है,
ठीक है, और त्वचा से उसको स्पर्श का पता लगता है। तो यहाँ पर जो, और नाक से वो सूंघता है। तो यहाँ पर बच्चा जो 2 साल तक का होता है तब तक वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो संवेदी पेशी अवस्था होती है, इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चे के दिमाग में जो है वस्तु की इमेज बन जाती है। आप मान लीजिए एक खिलौना है, बच्चा उस खिलौने से खेल रहा है, ठीक है, आपने इस खिलौने को कहीं छुपा के आ गए और बच्चे के सामने छुपा दिया आपने, तो बच्चा क्या करेगा, उसके दिमाग में इमेज बन गई कि कहाँ छुपाया है। चाहे आपने बच्चे के सामने छुपा दिया खिलौना और बच्चा को इतना नहीं नॉलेज कि कहाँ रखा हुआ, लेकिन आप उस वक्त बच्चे को लेकर के आ गए, चल बाहर, लेकिन बच्चा फिर आपके पीछे से जाएगा, आप जब बाहर रहोगे तब, तो बच्चा जाएगा और उस खिलौने को ढूंढ करके ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो है उस चीज़ की इमेज बन जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु के स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसलिए वो क्या करता है, छिपी हुई चीज़ को भी ढूंढ लेता है। अर्थात कि बच्चे यह समझने लगते हैं कि नज़रों के सामने न होने पर भी वस्तु का अस्तित्व है। मतलब कि बच्चे को जब 0 से 2 वर्ष में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तो बच्चों के सामने वो वस्तु ना होते हुए उसके सामने एक अस्तित्व वाली इमेज बन जाती है कि वो चीज़ उसी के आंखों के सामने है। तो इस वजह से बच्चा क्या करता है, उस वस्तु को ढूंढ के ले आता है, चाहे वो कितनी भी छिपी हुई। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को वातावरण की वस्तुओं से भिन्न समझने लगता है। मतलब कि वो वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें नैतिकता भी नहीं होती उस वक्त। तो वो क्यों, तभी तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा, सर्दियों में हम उसको चप्पल, वो जो जूते पहनाते हैं, सिर पे टोपा उड़ाते हैं, गर्म वस्त्र पहनाते हैं, तो वो क्या करता है, उनको खोल के फेंक देता है, जूतों को फेंक देता है खोल के, सिर से टोपा उड़ाए उसको हटा के फेंक देता है, क्योंकि वो वातावरण की वस्तुओं से अपने आप को अलग समझता है। ठीक है, हम गर्मियों में अगर हम बच्चे को चप्पल पहनाते हैं, धूप में जाने से मना करते हैं, तो बच्चा ज़्यादा धूप में जाता है, क्योंकि उसको वातावरण से अलग समझता है खुद को, वो उस तरीके से व्यवहार करता है, उसे वातावरण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होती हैं। ठीक है, अगली जो स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ये होती है 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। क्रिया करने से पहले की अवस्था मतलब कि बच्चा जो है ज़्यादा क्रिया नहीं कर पाता, एक्टिव नहीं हो पाता बच्चा। इतना एक्टिव तो रहता है, लेकिन कुछ सोच पाता, देख पाता है, लेकिन कोई एक्टिव नहीं कर पाता कि ले भाई खड़ा होके खुद से खाना खा लिया, खुद से आके पानी पी लिया, खुद से खड़ा होके, तो इस तरीके की क्रिया नहीं कर पाता वो बच्चे। वो दूसरों, बल्कि जो है वो दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक है, इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता। मतलब पानी है सामने, तो उससे कहना पड़ेगा कि पानी पिएगा, तो कहेगा हाँ, तो उसको पानी पिलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। सिंबल्स का यूज करने में कैसे निपुण होता है, जैसे देखिए, मान लीजिए आपने बच्चे के सामने का साइकिल, क्योंकि तब तक बच्चा समझने लग जाता है, तो बच्चे के दिमाग में जो साइकिल की इमेज आ जाती है। हमने कहा उससे दूध, तो उसकी दूध की इमेज आ जाएगी। हमने कहा उससे पानी, तो पानी की इमेज आ जाएगी कि पानी जो होता है रंगीन होता है, स्वादहीन होता है उसका, तो इस तरीके से उसके दिमाग में इमेज आ जाती है। ठीक है, हमने कहा उससे कांच, तो उसके दिमाग में जो है कांच की इमेज आ जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब कि एक, हमने बच्चे के सामने अभी टारगेट दे दिया कि मैं ये बॉल फेंकता हूँ, तो उस बॉल को लेके आना, तो गोल दे दिया हमने उसको, तो तुरंत वो गोल को जो है कंप्लीट कर देता है, वो जाता है और उस बॉल को लेकर के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। ठीक है, जो ये अवस्था होती है ये 2 भागों में विभाजित होती है। अब कौन कौन सी, एक प्राक संप्रेयात्मक अवधि और दूसरी होती है अंतर्दशी अवधि। प्राक संप्रेयात्मक अवधि जो होती है 2 से 4 साल की होती है, और इसमें बच्चा जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत, प्रतिमाएं, शब्द तथा उसके अर्थ सीखता है। बच्चे में अर्थात भाषा का विकास होता है। जैसे कि संकेत मैंने बताया कि साइकिल की इमेज आ जाती है बच्चे के दिमाग में, कोई प्रतिमा आ जाती है, हमने कहा भगवान की प्रतिमा, क्योंकि बच्चा देखने लग जाता है, समझने लग जाता है, तो उसके दिमाग में भगवान की उस तरीके की इमेज आ जाती है। हमने बच्चे से कहा पानी, पानी कैसा होता है, तो बच्चा क्या करेगा, पानी का रंग कैसा होता है, तो हमने एक बार उसे बता दिया, समझा दिया, तो बोलेगा पानी का रंग कोई नहीं होता,
तो इस तरीके से। तो उसी तरीके से हमने पूछा दूध का रंग कैसा होता है, तो वो बताएगा सफ़ेद होता है दूध का रंग। तो वो अर्थों को समझने लग जाता है, दूध और पानी में अंतर समझ जाता है, भाषा का भी विकास होने लग जाता है। ठीक है, अगला है इसकी अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि जो होती है ये होती है 4 से 7 साल की। इसमें अंतर्दर्शी चिंतन की ओर बच्चे का उन्मुख होना, और बच्चा गणितीय प्रश्न हल करना सीख लेता है। मतलब कि अंतर्दर्शी चिंतन मतलब कि बच्चा जो है दूसरों के बारे में भी सोचने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा दूसरों के बारे में, कि दूसरों के व्यवहार से भी जो है वो कुछ सीखने लग जाता है, दूसरों कैसे रहते हैं उनकी नकल भी करने लग जाता है। ठीक है, और बच्चा जो है गणितीय प्रश्न हल करने लग जाता है, क्योंकि इस वक्त जो एलिमेंट्री स्कूल स्टेज में पहुंच जाता है, स्कूल में जाने लग जाता है। ठीक है, तो ये होती है अंतर्दर्शी अवधि, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की दोनों अवस्थाएं हैं। ठीक है, अगली अवस्था से पहले हम इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है जो इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आती हैं, जो स्टेज हैं, देखिए जो शब्दावली आती हैं। पहली है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है वो समझ लेते हैं। अभी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंतर्गत बच्चे में बहुत कमियां होती हैं। क्या क्या कमियां होती हैं? देखिए, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। मतलब कि बच्चे को लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक है, चाहे मैं खिलौना तोड़ रहा हूँ, चाहे मैं गड्ढा बना रहा हूँ मिट्टी का, कोई गड्ढे से मिट्टी निकाल रहा हूँ, चाहे मैं घर की दीवार को कुरेद रहा हूँ, चाहे दीवारों पे कुछ लिख रहा हूँ, चाहे मैं दीवारों पे ऐसे पेंसिल को चला रहा हूँ, कैसे भी जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है अपने आप में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, अगला है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चा जो है निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता। अब इस साल में आपने देखता होगा कि जब बच्चे को गिर जाता है और चोट लग जाती है तो छोटे से बच्चे से कहते हैं अरे कुछ नहीं, चींटी मर गई, तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी कहते हैं, बच्चा नहीं शांत होता तो ले कहाँ लगी तेरे, इसने दी ज़मीन ने, तो हम क्या करते हैं उसके मारते हैं हाथ से। कई बार उसके भागते भागते कुर्सी से लग गई तो हम क्या करते हैं उस कुर्सी को मारते हैं उस बच्चे के सामने, ले मैंने इसको पीट दिया। तो बच्चा क्या होता है तुरंत चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पता होता। तो इसलिए ऐसी जब सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पता होता तो वो कौन से स्टेज के अंतर्गत आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड स्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है एपल्टावी, इर्रिवर्जिबिलिटी। इसमें बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानता। उलटना पलटना मतलब कि बच्चे को कहा दिया किसी समस्या के लिए कि इस तरह से करो, तो बच्चा उस तरीके से नहीं कर पाता। संख्याओं के बारे में उसको नहीं आती नॉलेज। ऐसे कह दिया हमने कि 26 को पलट के लिखो, तो वो 26 को कैसे पलटेगा? उसको ये याद नहीं कि 26 को पलट के 62 लिख दिया जाता है। उसको ऐसे पलटना उलटना नहीं आता वस्तुओं को। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि उल्टने पलटने की अवस्था कौन सी नहीं है जिसमें बच्चा जो है उल्टना पलटना नहीं जानता, नहीं सीख पाता, तो वो कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, अगली बात, बच्चा जो है मुद्रा संप्रत्यय, भार, ऊंचाई के वर्गीकरण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी भी इसी अवस्था में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मतलब बच्चे से कहा जाए कि कोई भी जो वस्तुएं हैं उनको क्या करो, आप जो चौड़ाई के अनुसार जो है एक इस तरीके से क्रम में लगा दो, जैसे कि एक के ऊपर एक छोटी, एक के ऊपर एक छोटी, इस तरीके से। तो बच्चा जो है इस तरीके से क्रम में नहीं लगा पाता, उसे ये नहीं पता होता कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही अवरोही के क्रम में एक तरीके से नहीं लगा पाता है। ठीक है बच्चा। अगली है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में क्या होता है कि बच्चा जो होता है एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाता है। जैसे कि हमने क्या करते हैं, हम एक चौड़ा बॉक्स ले लेते हैं। अब बॉक्स ले लेते हैं तो हमने क्या किया, इस बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स की कुछ हाइट भी है और इसकी कुछ चौड़ाई भी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसको बॉक्स को खींचा और हमने साथ में इसकी ऊंचाई को भी बढ़ाया। तो बच्चा या तो इसकी ऊंचाई बढ़ाने पे भी ध्यान दे पाएगा या फिर इसकी चौड़ाई बढ़ाने पे ध्यान दे पाएगा। एक ही चीज़ पे बच्चा फोकस कर पाता है, दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है बच्चा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है क्या है, एक गिलास रखा हुआ है। ठीक है, ये एक गिलास है। अब यहाँ पर इस गिलास में अगर हम एक बोतल से जो है पानी डालें, ठीक है, हम एक बोतल से इस गिलास के अंदर पानी डालें, तो इस बोतल से पानी क्या होगा, कम होगा, गिलास में जाएगा तो गिलास में पानी बढ़ेगा।
लेकिन अगर हम बच्चे से कहें कि तुम्हें गिलास पे भी नज़र रखनी है और बोतल पे भी नज़र रखनी है, कि जितना पानी गिलास में आया उतना ही बोतल में से कम हुआ, तो बच्चा एक चीज़ पे ध्यान दे पाएगा, या तो गिलास पे ध्यान दे पाएगा या फिर बोतल पे, कि बोतल कितनी खाली हुई, या तो इस पे ही ध्यान दे पाता है बच्चा, या फिर गिलास में कितना पानी आया इस पे ध्यान दे पाता है। दोनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता इस स्टेज में, क्योंकि उसमें क्या होता है, केंद्रीकरण होता है, सेंट्रेशन की कमी आ जाती है। ठीक है, अगली है संरक्षण की। संरक्षण की मतलब कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कि अगर बच्चे को आकृति और आकार में परिवर्तन कर दे तो उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो बच्चा उसको नहीं समझ पाता। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक गिलास है और यहाँ पे एक कोई बाउल है, बड़ा बर्तन है। ठीक है, अब दोनों में क्या है, सेम पानी है। सेम पानी मतलब 100 ml 100 ml दोनों में पानी है। 100 ml ही इस गिलास में पानी है और 100 ml ही इसमें पानी है, बाउल में। अब बच्चे ने क्या किया, अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो बच्चा क्या लेगा, बाउल को। क्यों लेगा, क्योंकि गिलास से तो बड़ा है, शेप साइज में तो बड़ा है गिलास से दिखने में, तो बच्चा इसको ले लेगा। उसको ये नहीं पता कि दोनों में समान मात्रा है, तो वो क्या करेगा, शेप साइज पर परिवर्तन नहीं कर पाता। उसे जो चीज़ बड़ी लगती है उसको ले लेता है, ताकि उसमें चीज़ खाने की ज़्यादा हो, पीने की चीज़ ज़्यादा हो। इस तरीके से मान लीजिए एक चॉकलेट है, अब या तो एक गिलास में दूध भरा है, इसमें भी उतना ही दूध भरा है, या फिर पानी की जगह, तो बच्चा क्या करेगा, इस बड़े बाउल को ले लेगा। क्यों ले लेगा, कि भाई ज़्यादा दूध पीने को मिलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि दोनों में बराबर है। तो ये संरक्षण की मतलब कि जो शेप साइज में नहीं परिवर्तन नहीं कर पाता, जो समझ नहीं होती, वो कौन सी स्टेज में नहीं होती, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, अगला है क्रमबद्धता, सीरिएशन। इसमें बच्चा जो है वस्तुओं या तथ्यों को उनके आकार के आधार पर क्रम में रखना नहीं सीख पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वस्तुओं को जो है आरोही और अवरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करने की बात करें बच्चे से, कि पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, या फिर पहले सबसे बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, तो इस तरीके से क्रम में लगाने के लिए बच्चे से कहें तो बच्चा उनको क्रम में नहीं लगा पाता, क्योंकि उसमें कमी होती है, क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है अभी। तो इस स्टेज में वो जो है वस्तुओं को क्रम में नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो है सारी कमियां थी जो कि अभी हमने पढ़ी हैं, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इरिवर्जिबिलिटी, सेंट्रेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। ठीक है, अगली स्टेज है इसकी थर्ड स्टेज जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या है, मूर्त मतलब जिसको चीज़ों को हमें देखना पड़े, जो चीज़ हमें दिखाई दे। ठीक है, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। तो ये स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष की। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो है सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब कि कुल मिलाकर के बच्चे के सामने अगर कोई भी चीज़ है, चाहे साइकिल है, बाइक है, चाहे दूध है, पानी की बोतल है या गिलास है, अगर बच्चे से किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो बच्चे के सामने वो चीज़ रख दो, फिर बच्चे से उस चीज़ के बारे में पूछ लो, तो ये क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। क्योंकि इसमें बच्चे को चीज़ दिखा करके, वस्तु दिखा करके फिर उसके बारे में चिंतन करने की योग्यता देता है। ठीक है, इस जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें एपल्टावी, जीव मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्ध की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। मतलब कि जो जो कमियां जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में रही थी, सेकंड स्टेज में जो कमियां रही थी, सीरिएशन की मतलब क्रमबद्ध नहीं कर पा रहा था, चीज़ों को उलटना पलटने नहीं जानता था, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा था, मुद्रा संप्रत्यय नहीं कर रहा था, एम केंद्रित का गुण जो था, संरक्षण का जो कमी थी, क्रमबद्ध नहीं कर पा रहा था वस्तुओं को, वो सारी जो कमी है वो इस स्टेज में दूर हो जाती है। मतलब कि अब बच्चा जो है सब चीज़ें समझने लग जाता है, बच्चे को जो है क्रम में वस्तुओं को लगाने लग जाता है, और वहीं पर वो जो है सजीव निर्जीव में अंतर भी करने लग जाता है कि कौन सा सजीव है कौन निर्जीव है। तो वो सब गुण इस स्टेज में आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों में तार्किक चिंतन, सोचने के ढंग में क्रमबद्धता और जटिलता आने लगती है। वस्तुओं के विमाओं के आधार पर वर्गीकृत करना सीख जाते हैं, मतलब भुजाओं के आधार पर। अब हमने कहा कि एक वर्ग बना दिया हमने और एक आयत बना दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ग बनाया था जिसकी चारों भुजाएं बराबर, और आयत की 2 भुजाएं और 2 भुजाएं बराबर लंबाई चौड़ाई वाली। तो बच्चा क्या करेगा, इन विमाओं के आधार पर इन दूसरों को वर्गीकृत कर देगा, कह देगा कि ये अलग अलग है। लेकिन जो ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें बच्चा इनको ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा बच्चा कर पाता है। ठीक है,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत बच्चा जो है, सोच जो होती है बच्चे की वो आगमनात्मक तर्कणा होती है, मतलब हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है। हाइपोथेटिकल का मतलब बच्चे को पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है, मतलब पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है किसी भी चीज़ से। जैसे कि अब मैं आपको उदाहरण दूँ, किसका है कि हमें जो है पेड़ जरूरी हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो एक नियम बन गया बाद में कि पेड़ ज़रूरी है और हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, तो पहले उदाहरण दे करके फिर नियम या सिद्धांत बच्चे से बनवाना। ठीक है, तो वो होता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। और हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होती है कौन सी स्टेज के अंदर आती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अगली स्टेज की बात करते हैं तो वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो इसकी एज जो है वो है 11 से 15। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो ये जो सोचने विचारने की जो है सर्वोच्च अवस्था है। कुल मिलाकर के हम कहें तो जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसकी सर्वोच्च अवस्था है। और इस स्टेज में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब बच्चे के सामने कोई वस्तु नहीं होने पर भी वे उसके बारे में सोच सकता है। ठीक है, जैसे साइकिल की कहा हमने कि साइकिल के बारे में चिंतन करके बताओ कि साइकिल कैसी होती है, तो बच्चा उसके बारे में सोच करके इमेजिनेशन करके बता देगा कि साइकिल में 2 पहिए होते हैं, सीट होती है बैठने के लिए एक, और एक पीछे बैठने के लिए होता है, सामान लगेज रखने के लिए होता है। तो इस तरीके से अमूर्त चिंतन भी कर लेता है। ठीक है, अपसारी चिंतन का भी गुण पाया जाता है, मतलब बच्चे की जो सोच होती है वो बढ़ जाती है। बच्चे में जैसे भी किसी भी सवाल का जवाब पूछा तो बच्चा जो है एक लिमिटेशन में जवाब नहीं दे करके बच्चा जो विस्तृत रूप से उस सवाल का, उस समस्या का समाधान निकलता है। ठीक है, 15 वर्ष की उम्र में बच्चे जो वयस्क के समान तार्किक नियमों का प्रयोग सीख लेते हैं। बच्चे जो है नियमों का प्रयोग करने सीख लेते हैं कि किस तरीके से नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस स्टेज के अंतर्गत जो है निगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। मतलब बच्चे को पहले नियम सिखाया जाता है, जैसे मैथ में सिखाया जाता है, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग की पावर आ जाती है इसमें। तो बच्चे को पहले नियम सिखाया जाता है, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे बच्चे को पहले नियम सिखाया, अब इसको उदाहरण से फिर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बच्चे को नियम सिखाएंगे फिर उदाहरण की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी चारों स्टेज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब पियाजे के जो सिद्धांत है इसकी आलोचना भी की गई है कुछ व्यक्तियों ने। अब आलोचना क्यों की है, तो देखिए आलोचना इसलिए की गई है कि पियाजे के मानसिक विकास के चरणों को क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। अपरिवर्तनशील मतलब कि चारों स्टेजेज में जो जो गुण है वो सेम रहने वाले हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो। जीन पियाजे ने ऐसा कहा है। अब अगर किसी को हम वातावरण दे दें, अच्छा वातावरण दे दें, तो वो पहले भी अमूर्त चिंतन करने लग सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि अब इसमें कहा गया है जैसे कि 11 से 15 वर्ष के बीच में ही अमूर्त चिंतन करने लगेगा बच्चा। ठीक है, लेकिन अगर किसी को अच्छा वातावरण दे दिया है, अच्छा उसको थिंकिंग प्रोसेस दी जाए शुरू से ही, तो बच्चा जो है इससे पहले कम उम्र में भी 10 वर्ष में ही जो बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा, तो फिर हो गई ना जीन पियाजे की थ्योरी फेल। तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपरिवर्तनशील बताया, कहा कि जैसा मैंने बताया, जैसी स्टेज में जो लक्षण बताएं वो लक्षण उसी स्टेज में आएंगे, चेंज नहीं होंगे। जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी को अच्छा वातावरण दे दिया तो उसको तो पहले ही बोलना आ जाएगा, पहले ही अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा, पहले ही वो चीज़ों को क्रम में लगाना लग जाएगा। तो ये थ्योरी इसलिए इसका जो है आलोचना हुई। लेकिन बच्चों को अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। अब इसमें कहा है कि जो अवस्था में जितना कहा है उतना ही सीख पाएगा, तो ज़्यादा भी सीख पाएगा। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के लेवल को कम आंका गया, मतलब कि जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे को लेवल जो है वो कम आ पाएगा कि बच्चों में ये सारे गुण नहीं होते, जैसे सीरियसन नहीं कर पाता बच्चा जो है, एनीज मिच में मतलब सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, बच्चा खुद जो है अहम केंद्रित हो जाता है कि जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ऐसे लेवल को कम मापा गया, मतलब बच्चे को बिल्कुल लो लेवल माना गया, 0 लेवल में। ठीक है, चारों अवस्थाएं जो परिवर्तनशील नहीं होती,
क्योंकि परिवर्तन तो जबकि जीवन का लक्ष्य है, विकास में ही परिवर्तन होता है, तो अवस्थाओं में परिवर्तन क्यों नहीं होगा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की इस तरीके से आलोचना की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।